हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर का मैराथन सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक सेशन आप लोगों के लिए जो है रामबाण जो है इलाज साबित हो सकता है। जनवरी, फरवरी और मार्च का मध्य जो आप लोगों का कल 15 तारीख कंप्लीट हुई है, वहां तक का पूरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम लोगों ने यहाँ पर में कवर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, शिखर सम्मेलन, इसके अलावा जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर किए। इस पूरे सेशन को आप लोग अच्छे से देखिए और साथ में लास्ट में जो आपको टेस्ट मिलेंगे उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं, कितना आप लोगों ने सीखा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स आप लोगों का सीखने का, जब आप लोगों ने जो पढ़ा है उसकी आप रिवीजन भी कर लेते हो। तो चलिए, क्या आप लोग यहां पर में अपने आप को बेहतर वर्जन बनाने के लिए, आज अपना बेहतर वर्जन बनाने के लिए, अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग अपने आप से ये प्रण ले सके। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर में इस सेशन को अपनी जो है ऊर्जा दे दी है। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित। साथ ही साथ जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन यहाँ पर में हो सके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, सेशन को जितने भी बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया हाथ भी ऊपर करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए फ्रेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आप लोगों को बताता चलूंगा मैं साथ साथ में। 2024-25 का रणजी ट्रॉफी जो है वो खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन एक नंबर का बन सकता है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। रणजी ट्रॉफी जो है ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 1934 से स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1934 से, ठीक है। तो 1934 से स्टार्ट हुआ था। 2024-25 का जो रणजी ट्रॉफी है ये किसने जीता है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, विदर्भ जो है रीजन उसने जीता है। अलग अलग टीम्स है, ठीक है, भारत के अंदर में मुंबई टीम है, विदर्भ टीम है, कर्नाटक, केरल। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, ये विदर्भ जो टीम है उसने जीता, ये थर्ड टाइम जीता है उसने, थर्ड टाइम, ठीक है। 1932 से लेकर अभी तक थर्ड टाइम विदर्भ टीम जो है उसने अपना ये खिताब जीता है। किसको हराया है उन्होंने? ठीक है, केरल को हराया। तो केरल जो है रनर अप था, रनर अप। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसको हराकर जीता है, तो केरला को हराकर जीता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी जो है इसका फाइनल कहा हुआ था? तो ये विदर्भ क्रिकेट जो स्टेडियम है नागपुर, वहां पर में ये इसका फाइनल हुआ था और वहीं पे विदर्भ ही जीता। नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता? एक नंबर का डायरेक्ट आप लोगों को एक नंबर मिलेगा। 1934 से लेकर अब तक जितनी भी रणजी ट्रॉफी हुई है, हर साल होती है, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो 42 बार, 42 टाइम्स मुंबई की टीम ने जीता है, 42, ठीक है, 42 टाइम्स मुंबई ने जीता है, मुंबई की टीम ने। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ओके। चलिए, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, 15 बार जीता है। तो 15 42 में देखिए फर्स्ट और सेकंड में कितना फर्क है। 42 बार जो है वो किसने जीता रणजी ट्रॉफी? मुंबई की टीम ने जीती है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, टीचिंग परीक्षा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि तीसरी बार जीता है, तीसरी रणजी ट्रॉफी का खिताब है ये विदर्भ के पास में। सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई की टीम ने जीती है। रनर अप कौन रहा, किसको हराया इस बार उन्होंने? 24-25 का जो रणजी ट्रॉफी हुआ था, केरला को हराया था, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी का ये जो मैच था फ्रेंड्स, ये विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम जो था आपका नागपुर में, वहीं पे हुआ था। विदर्भ ने जीता है। तो विदर्भ के कप्तान कौन थे? तो हर्ष दुबे जो है इनके कप्तान थे, क्योंकि जो जीतता है उसके कप्तान हर साल एग्जाम के अंदर में कहीं ना कहीं नाम आता है, ठीक है। ये एग्जामिनर का जो है वो गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं उनको क्या ऑब्सेशन है कि जिस साल जो जीतता है कोई ना कोई एग्जाम के अंदर में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और जो है उसका कप्तान, उसका नाम पूछ लेते हैं। हर्ष दुबे थे, ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विदर्भ के। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल के अंदर में बीसीसीआई, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी, और उसके सचिव है, ठीक है, देवाजीत, ठीक है, सैकिया। ये दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिन्नी, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, रॉजर बिन्नी, और उसके सचिव है देवाजीत सेकिया। आपको पता है आईसीसी, ठीक है, आईसीसी जो पूरे दुनिया भर के अंदर में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, उसके चेयरमैन भी एक इंडियन ही है, जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं ये, ठीक है, जय शाह। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी फिलहाल में आईसीसी के चेयरमैन कौन है। चलो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर में है? ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर में है?
चलो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आते जा रहे हैं यहाँ पर में, अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं, कुछ लोग मुंबई कर रहे हैं, कुछ लोग दुबई कर रहे हैं, यूएई, नागपुर में नहीं है भाई, दिल्ली में भी नहीं है, दुबई के अंदर में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने दुबई आंसर लगाया है बिल्कुल सही है, आईसीसी का हेडक्वार्टर्स जो है दुबई के अंदर में। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके ऊपर में मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, विच कंट्री विल होस्ट 28 कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस। अब देखिए यहाँ पर में कौन सा देश 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की अगवानी करेगा, ठीक है, मेजबानी करेगा या अगुवाई करेगा। फ्रांस, भारत, इटली, अमेरिका। अब यहां आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा कि ये चीज है क्या, ठीक है। 28 नंबर का जो ये प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब क्या है। यहां पर मैं ये कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, ठीक है। इसका नाम जो है ये कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये किसका किसका समिट है, जो स्पीकर्स है विद लोकसभा के स्पीकर, जैसे हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है, हमारे लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, ठीक है। वैसे अलग अलग संसद होंगी, उनके भी यहाँ पर में लोअर हाउस जो भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, ठीक है। जैसे हमारे भारत के अंदर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या जनता के चुने हुए लोग लोकसभा में जाते हैं, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कई सारे जगह पे उनको प्रेसिडेंट बोला जाता है, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, ओके। तो स्पीकर ज्यादातर जगहों पे बोलते हैं, ठीक है, जहां जहां पर में भी ब्रिटेन का शासन रहा है, ठीक है, उन देशों के अंदर में शामिल, उन देशों को कॉमनवेल्थ के अंदर में शामिल किया गया है। ज्यादातर जगहों को इसीलिए वहां पर में स्पीकर बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिनको बोलते हैं उस पर स्पीकर बोलते हैं, तो कुछ लोगों ने स्पीकर नाम रखा है, कुछ लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर नाम रखा है। तो स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ये भारत के अंदर में हो रहा है, ये याद रखना आप लोगों ने, 28वें नंबर का, ठीक है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो 28 नंबर का कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस 2026, ठीक है, आपको याद रखना है इंडिया के अंदर में होगा, इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, इंपॉर्टेंट है आपका, इंडिया टू होस्ट 28 CSPOC, इसको पूरा नाम है इसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। स्पीकर मतलब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके अध्यक्ष, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बोला जाता है कई जगहों पे, इसी वजह से स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों दोनों नाम यहाँ पर मैं रख लिया है। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है ऐसे कंट्रीज, ठीक है, जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हो। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी फिलहाल के अंदर में कॉमनवेल्थ के अंदर में कितने नेशंस हैं, ठीक है, ये पूछ सकते हैं कॉमनवेल्थ में कितने नेशंस हैं। तो इंडिया जो है फ्रेंड्स इसको होस्ट करेगा, ये याद रखना, और इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, ये याद रखना है आप लोगों ने। सिंपल सी बात है कि स्पीकर और जितने भी लोग हैं उन लोगों का सम्मेलन होने वाला है, आप लोगों का भारत के अंदर में होगा। कॉमनवेल्थ नेशंस मतलब ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हो, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के आपको बताना है कि इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। मैं यहाँ पर मैं विल इसलिए काट दिया क्योंकि वो गए थे वहां पर में, इस वजह से अब वो हो गया, ठीक है। बताइए जल्दी से, आप लोगों से मैंने पूछा था कि कॉमनवेल्थ के अंदर में कितने नेशंस है। आंसर्स अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कॉमनवेल्थ ऐसा ऐसा देशों का संगठन है जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हो, और वो स्वेच्छा से, अगर भारत चाहे तो कॉमनवेल्थ छोड़ भी सकता है, लेकिन कॉमनवेल्थ के अंदर में ऐसा है कि उनका एक ग्रुप बना हुआ है, तो भारत ने सोचा कि हम इसका हिस्सा रहते हैं। 56 देश है, 56 टोटल। देखिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, ये जो है फ्रेंड्स तीसरे नंबर की समिट थी। आप लोगों ने याद रखना है कि ये कहां पर में हुई, फ्रांस के अंदर में हुई थी, इंपॉर्टेंट है आपका। पहली बार समिट हुई थी यूके में, ठीक है। सेकंड नंबर की समिट सियोल साउथ कोरिया के अंदर में हुई थी, और अभी तीसरे नंबर की जो समिट है वो पेरिस के अंदर में जो है आपका हुई है, फ्रांस के अंदर में, ये याद रखेगा रखिएगा आप लोग, ओके। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने उसको को चेयर किया है, मतलब दोनों इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन फ्रांस के प्रेसिडेंट दोनों इसके अध्यक्ष थे। पेरिस के अंदर में ग्रैंड प्लेस नाम की जो जगह है वहां पर में ये हुआ है। इसका जो महत्व है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये है कि अब आने वाला जो समय है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है। हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो संभव हो पाएंगी आगे में जाकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो ह्यूमंस को करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखिए आप लोग खुद भी, ठीक है। चलिए, तो एआई जो है फ्रेंड्स अब उसका जमाना है, आगे में 58 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एक अपना एक इसको साइन किया है,
ठीक है, एक स्टेटमेंट इन्होंने इशू किया था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। मतलब जनता, लोगों के लिए और प्लेनेट के लिए, ठीक है, सभी के लिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुहैया कराना। तो 58 देशों ने इसके ऊपर में साइन किया है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो एक्शन समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। किसने किसने इसको को चेयर किया है? दो लोगों ने को चेयर किया है, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस में ये हुआ था, पेरिस के अंदर में। ठीक है, अब एक और चीज है, अब वो गए हैं, ठीक है, तो क्राइम वो था ना यहाँ पर, मैं कौन सा था, ठीक है, कुछ आया हूँ तो कुछ करके जाऊंगा, मतलब वो एक अंदाज अपना अपना मूवी के अंदर में था भाई। अब आ गए हैं तो वहां पर मैं और भी बहुत सारी चीजें करके आएंगे। ठीक है, तो फरवरी 2025 के अंदर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पे गए थे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एक्शन समिट के अंदर में हिस्सा लेने के लिए, तो उन्होंने वहां पर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की योजना बनाई है। ठीक है, उन्होंने घोषणा की है कि हम एक नया जो है कॉन्सुलेट खोलेंगे। कॉन्सुलेट का मतलब होता है फ्रेंड्स, हमारे भारत का, ठीक है, वहां पर में एक बिल्डिंग होगी, ठीक है, वहां हमारे प्रतिनिधि रहेंगे और फ्रांस के साथ में जो भी बातचीत करनी है, ठीक है, उससे उस कॉन्सुलेट के जरिए या उस दूतावास के जरिए किया जाएगा। हमारे अलग अलग देशों में दूतावास है और कई सारे देशों के, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में दूतावास है। ठीक है, तो एक वाणिज्यिक दूतावास, ठीक है, ताकि ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। साउथ फ्रांस के मार्सिले नाम का जो शहर है वहां पर में खोला जा रहा है। ठीक है, मार्सिले नाम का शहर, बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बच्चे ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन कभी भी पढ़ा है या पढ़ना चाहता है आगे में, तो मैं आपको बता दूं मार्सिले शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप के अंदर में भी दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये फ्रांस है, यहाँ पर में है पेरिस और ये है मार्सिले। क्या आप लोग जानते हो कि फ्रांस के राष्ट्रगीत का नाम क्या है, या राष्ट्रगान जो है उनका, नेशनल एंथम, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मार्सिले। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के समय में एक समय ऐसा आया था जब कई सारे लोगों ने, ठीक है, यहाँ से मार्सिले जो शहर है वहां से एक गीत गाते हुए वो निकले थे, अलग अलग जगहों के ऊपर में मार्च निकाला था उन्होंने, तो उस गीत का नाम ही मार्सिले है। और ये मार्सिले जो है, ये उनके राष्ट्रगान का नाम, नेशनल एंथम का नाम है मार्सिले। इस शहर के नाम पे पड़ा है क्योंकि इस शहर के अंदर में सबसे पहले उसको गाया गया था मास लेवल के ऊपर में। ठीक है, मार्सिले। वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है वॉइस। तो मार्सिले जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, वहां पर में इन्होंने रखा है। तो साउथ फ्रांस, देखिए पेरिस ऊपर में, पेरिस में तो हमारा दूतावास है ही, अब दक्षिणी फ्रांस में भी खोल दिया है, तो भाई फ्रांस के साथ में अच्छा खासा व्यापार होता रहेगा, अच्छी खासी बातचीत भी होती रहेंगी। कोई दिक्कत है, कल जाके मान लो आप जाके फंस गए फ्रांस के अंदर में, ठीक है, तो हमारा दूतावास ही तो आपको बचाएगा। अच्छा चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी। ठीक है, सबसे पहले तो जितने भी बच्चे यहां पर मैं देख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी जल्दी से। 12 मिनट हो चुके हैं, 2200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, केवल 12 मिनट के अंदर में सेशन को। कितने बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया है? और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, अगर आप चाहते हो कि ऐसी एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करवा रहा हूं। देखिए, एक कौन सी संस्था है जिसका नाम बदल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया गया है? ठीक है, मतलब पहले उसका नाम कुछ और था, ठीक है, अब उसका नाम कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। ओके, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से उनके नाम भी यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में कौन सी संस्था है, तो वो संस्था का नाम है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसका नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या इसका उद्देश्य ये था कि भाई टोबैको अच्छा नहीं है इस वजह से नाम बदला गया? ठीक है, नहीं, उसका मेन मेन मकसद वो नहीं था। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निरका करने का, निरका निरका शॉर्ट में बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, निरका। ठीक है, तो निरका करने का इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसके अंदर में टोबैको के स्थान पर बहुत सारे और भी चीजों की अब रिसर्च की जाएंगी। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च की। ठीक है, टर्मरिक हो जाए, चिली, ठीक है, आपकी चिली मिर्च, ठीक है, इसके अलावा कैस्टर जिसको बोलते हैं, अरंडी, ठीक है, कैस्टर ऑयल आप लोगों ने सुना होगा, अरंडी का तेल, ठीक है, अश्वगंधा जो है उसकी रिसर्च की जाएगी। तो टोबैको जो है आप लोगों का, उसकी रिसर्च तो होती रहेंगी, जैसे टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट था ये, लेकिन साथ साथ में टर्मरिक, चिलीज, कैस्टर और अश्वगंधा जो है उसको भी जोड़ दिया गया। इसी वजह से इसका नाम कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम रख दिया गया है, शॉर्ट में अगर बात करूं आप लोगों से तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम लोग पॉइंट की तरफ में हमारे आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का केंद्रीय जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इसका नाम बदल के आप लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसमें टर्मरिक, चिली, कैस्टर और अश्वगंधा, ठीक है, इनकी भी रिसर्च की जाएगी। हिंदी में बात करें तो हल्दी, मिर्च, अरंडी और अश्वगंधा, ठीक है, इनकी भी रिसर्च अब इसमें की जाएगी। तंबाकू का अनुसंधान जो है वो जारी रहेगा। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, ये आप लोग याद रख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, राजमुंद्री के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। ठीक है, तो आप लोगों को ये यहाँ पर मैं ये पॉइंट बता देता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर में है, राजमुंद्री में, राजमुंद्री, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर में। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर राजमुंद्री में ही है। अच्छा, यहाँ पर मैं देखिए नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आ गया आप लोगों का। ठीक है, NRRI। ठीक है, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, राइस का हेडक्वार्टर कहां पर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कच्चे चावल खाओगे तो आपको कैसी आवाज आएंगी, अगर आप कच्चे चावल खाते हो तो कैसी आवाज आती है, कट कट, है ना, तो कटक, कटक के अंदर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ये याद रखना, उड़ीसा के अंदर में राइस वाले का। अगर आप लोगों से टोबैको वाले का पूछ लिया जाए तो मैंने बता दिया राजमुंद्री के अंदर में है। राजा लोग तो टोबैको खाते थे और मर गए राजा लोग, तो ऐसे याद रखिए। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में, एग्रीकल्चर, केवल एग्रीकल्चर वाला। तो एग्रीकल्चर देखो, ये कमर्शियल एग्रीकल्चर है और ये केवल एग्रीकल्चर है। इसका दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो इजाट नगर करके एक जगह है बरेली में। ठीक है, इजाट नगर, बरेली, यूपी के अंदर में। ठीक है, तो इजाट नगर, इजाट नगर, ठीक है, बरेली, यूपी। ठीक है, तो इजाट नगर के अंदर में वेटरनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों से, कितने लोग चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन अभी आई है मैं आप लोगों को बता दूं। अगर यहाँ पर मैं अगले 1 मिनट में, जिस समय में मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, उतने देर के अंदर में अगर आप लोग, हर एक बच्चा, जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, अगर सेशन को शेयर कर देता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है और लाइक कर देता है सेशन को, तो मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस तरीके के आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल के लेकर आऊंगा। अब पिछले 1 साल में जो जो चीजें हुई है वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर में खोला गया है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना के अंदर में खोला गया। पहला आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर में हो गया। ठीक है, पटना के अंदर में खोला गया डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। 1 साल का पूरा डेटा आप लोगों का। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल कहां पर में लगाया गया है, समुद्र प्रताप। ठीक है, ये आप लोगों का एक शिप है जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इसका नाम रखा गया है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है, एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो समुद्र के अंदर में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की, उसको सफाई करने की कोशिश करेगा। कहां पर में लगाया गया इसको, गोवा के अंदर में, ताकि समुद्र के अंदर में, वहां कोस्ट के अंदर में जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको सफाई किया जा सके। समुद्र प्रताप उसका नाम है। ठीक है, ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर में लगाया गया, ऑयल पाम। तो इंडिया का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में लगाया गया है। ठीक है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है फ्रेंड्स आप लोगों की कहां पर में चलने वाली है, आप लोगों को पता है कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली है। इसको डेवलप कौन करेगा, ठीक है, BEML। ठीक है, BEML एक संस्था बनाई गई है। ठीक है, ये इसको चलाएगी, इसको बनाएगी। ठीक है, भारत के अंदर में जो इसको बनाने का, उसको ऑपरेट करने का काम जो है BEML नाम की संस्था बनाई गई है, वो करेगी आप लोगों की। आयुर्वेदिक कैफे कहां पर में खोला गया है, ठीक है, आयुर्वेदिक कैफे, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे, इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली के अंदर में खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आयुष्मान कार्ड का माइलस्टोन किसने हासिल किया है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, आपको पता है ना 5 लाख तक का जो गरीब लोग है, जो BPL धारक है, उन लोगों को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में जो इलाज मिलेगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि ये इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था। बहुत कम लोग हैं जो इसका लाभ, इसके अंदर में कुछ फैसिलिटी जो जितनी होनी चाहिए उतनी फैसिलिटीज ही नहीं दी गई है। ठीक है, बहुत बेसिक सा इसमें किया गया है। जैसे एक ओबामा केयर करके एक आया था, ठीक है, अमेरिका के अंदर में, USA के अंदर में, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, उसके अंदर में इतना ज्यादा स्कोप था। ठीक है, इतना ज्यादा स्कोप था कि आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें कवर कर दी गई थी उसके अंदर में। ठीक है, ओबामा केयर के अंदर में। लेकिन आयुष्मान कार्ड हमारा उसी की कॉपी है, उसी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। बट इसका स्कोप बहुत कम है, बहुत कम लोग इसका लाभ ले पाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है उसने 5 जो है करोड़ आयुष्मान कार्ड बांट दिए हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहां पर में खोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है आर्मी और पुनीत बालान ग्रुप जो है उन्होंने खोला है पुणे के अंदर में। बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों की। अच्छा, एक और चीज है, आप लोगों ने हॉटस्टार का नाम सुना होगा, कितने लोगों ने नाम सुना है, हॉटस्टार करके एक OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म मतलब ऐप के अंदर में आप देखते हो
जियो सिनेमा है, ठीक है। और कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म आप लोगों के अलग अलग है ना, बहुत सारे आप लोगों के जो इसमें है, सोनी लीव है आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म। ऐसे बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। भारत के अंदर में पहला अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। भारत का किसी भी सरकार के द्वारा पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है केरल की सरकार के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, केरल की सरकार ने किया हुआ है। चलिए, तो बहुत सारी चीजें, अगर आप लोग, मैंने बोला था यहाँ पर में कि हर एक बच्चा अगर यहाँ पर में अपना अपना योगदान दे देता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो 2573 बच्चे देख रहे हैं, 2214 बच्चों ने ही यहाँ पर में अपना अपना योगदान दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में कौन सा मंत्रालय 14 से 24 फरवरी 2025 तक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन कर रहा है, ठीक है, या किया है उसने आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? आदि महोत्सव का आयोजन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय जो स्टेडियम है उसके अंदर में आदि महोत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रूरल डेवलपमेंट ने, किसी ने नहीं। तो बताइए यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आदि महोत्सव। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, इन्होंने आदि महोत्सव लॉन्च किया था। ट्राइबल जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसने आदि महोत्सव, ठीक है। आदिवासी, ट्राइबल मतलब ट्राइबल लोगों को आदिवासी भी बोला जाता है ना, तो ये आदि से आप लोग याद रख सकते हो, आदिवासी। तो आदि महोत्सव 2025 जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसने लॉन्च किया था, ये याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसका नाम नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2025 था, इसका नाम रखा गया था आदि महोत्सव। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर में बहुत सारे, झारखंड हो जाए और छत्तीसगढ़ हो जाए, राजस्थान हो जाए, अलग अलग, गुजरात हो जाए, अलग अलग जो राज्य है वहां से अलग अलग आदिवासी जो लोग थे उन लोगों ने यहाँ पर में आके पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर में, ये याद रखिएगा आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है फ्रेंड्स, उन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक मिशन लॉन्च किया गया, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन किसने लॉन्च किया है? तो जो नेशनल पुस्तकालय जो है मिशन या नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रूरल डेवलपमेंट मंत्री कौन है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मंत्री जो है वो है शिवराज सिंह चौहान। तो बाकी आदि महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था, ये याद रखेंगे आप लोगों। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहां पर में हुआ है? इन सारी चीजों के ऊपर में आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी बच्चा पूरा सेशन अच्छे से देखेगा, ठीक है, उनको लास्ट में जो है टेस्ट मिलेगी। सोहन राज जी, नीचे में नंबर चल रहा है आपका, आप उसके ऊपर में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है या कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में आप जुड़ना चाहते हो, ठीक है, और तो नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है, टीम आपकी मदद कर देंगी। या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी काम हो जाएगा आपका। तो 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहां पर में हुआ? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो इसका आंसर क्या करोगे आप लोग? तो देखिए, वनवासी, ठीक है, क्रीड़ा कंपटीशन कहां पर में हुआ है? अगर आप लोगों से बोला जाए आदि महोत्सव कहां पर में हुआ, तो आदि महोत्सव जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये दिल्ली के अंदर में हुआ था, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में, आदि महोत्सव। लेकिन अगर आप लोगों से बोल दिया जाए वनवासी, ठीक है, वनवासी क्रीड़ा महोत्सव या ट्राइबल स्पोर्ट्स कंपटीशन जिसको बोला गया है, नेशनल ट्राइबल स्पोर्ट्स कंपटीशन 24वें नंबर का, तो ये कहां पर में हुआ? आपका रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में आयोजित हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, रायपुर के अंदर में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर में राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव या नेशनल ट्राइबल स्पोर्ट्स कंपटीशन 24वें नंबर का था, ये रायपुर के अंदर में हुआ है, ये याद रखेंगे आप सभी। ओके, नाउ फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स है आप लोगों के, वो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। आपको एक होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है, इसकी आप लोगों को पीडीएफ जो है आपको, जो एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस लेक्चर के बाद में जो है ज्वाइन कर सकते हो आप सभी के सभी, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय टीपी,
ठीक है, उसके अंदर में आप लोगों को एक इमेज मिलेगी, ये वाली इमेज, ये रिपब्लिक डे परेड जो हुई थी हमारे भारत की, ठीक है, उसके अंदर में जो टैब्लू, जो झांकियां निकाली जाती है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा ये, कि कौन सा पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा राज्य आया, उत्तर प्रदेश आया है, ठीक है, उनका टैब्लू जो उनकी झांकी थी, ठीक है, उसको मिला है, ठीक है। महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इसने जीता है। सेकंड नंबर पे आया है त्रिपुरा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आया है आंध्र प्रदेश। ओके, और कोई मंत्रालय है ऐसा जिसने इसको जीता हो, कोई मंत्रालय का, क्योंकि मंत्रालय की कैटेगरी में किसको दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय गौरव वर्ष वो मना रहे हैं इस साल को, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनको मिला है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माधो सिंह, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, जी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं शहीद माधो सिंह जो है ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो शहीद माधो सिंह के नाम के ऊपर में यहाँ पर मैं एक ये जनजातीय नेता थे, ठीक है, शहीद माधो सिंह के नाम के ऊपर में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है ये उड़ीसा के अंदर में लॉन्च किया गया है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ठीक है, आप लोगों का ST SC एंड MBC वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहां पर में उड़ीसा के अंदर में, वो नाइन्थ और 11th के जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उन लोगों को हाथ खर्च मतलब कुछ स्कॉलरशिप देगा आप लोगों को, एनुअल असिस्टेंस देगा, फाइनेंशियल एड 5,000 रुपए की, ठीक है, 9वीं और 11वीं के बच्चों को, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट जो है आप लोगों के, ठीक है, 2 लाख जो आदिवासी बच्चे, उन लोगों को शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना के तहत, ठीक है, 5,000 रुपए उनको लमसम उनको दे दिए जाएंगे स्टार्टिंग में ही लगभग, ओके, स्टार्ट होने के पहले होने में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है वो साइकिल खरीद ले, हो सकता है वो जो है अच्छा सा स्कूल बैग खरीद ले, हो सकता है वो आपका उस पैसे से जो है अपने घर में कोई काम करवा ले, हो सकता है वो उस पैसे से जो है वो जुआ खेल ले, ठीक है। सरकार को समझना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रखा जाए, ठीक है, ऐसे पैसे तो देना सही बात है, लेकिन पैसे का एटलीस्ट की कहाँ यूटिलाइजेशन हुआ उसका रिकॉर्ड रखा जाए, कितने लोग मानते हैं, ठीक है, एक उम्र होती है, ठीक है, वो एक गाना आया था ना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ठीक है भाई, उस समय में अगर मिल जाए तो घूमने ही चले जाएंगे ये लोग, तो मोबाइल खरीद ले, कुछ भी हो सकता है। तो भाई थोड़ा सा मतलब ये होना चाहिए कि क्या उस पैसे से क्या हो रहा है, ठीक है, बस एक टैप रखा जाए ताकि वो बच्चे बिगड़ ना जाए, उन बच्चों की भलाई के लिए बोलो, ठीक है, चाहे देने के 10,000 रुपए दे दे, लेकिन वो देखा जाए कि किस काम के लिए यूटिलाइज हो रहा है। चलो, तो शहीद माधो सिंह, ठीक है, इनकी आत्मा को भी बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा कि भाई अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा आप लोग। जो है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कहां पर में लॉन्च की गई, उड़ीसा के अंदर में। कितने रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपए ट्राइबल जो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स है, 9th और 11th के बच्चों को, ठीक है, 9th एंड 11th के बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस भारत के किस राज्य की टोडा जनजाति, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन को मारो गोली, ठीक है, मुझे बस ये बताओ टोडा जनजाति कहां पाई जाती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, टोडा जनजाति कहां पाई जाती है, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है आपकी, वहां पर में पाई जाती है टोडा जनजाति, ओके। और ये बहुत पुरानी जनजाति है हमारे भारत की, मतलब प्राचीनतम जनजातियां जो है ना उनमें से एक है ये टोडा जनजाति, ओके। तो टोडा जनजाति में, ठीक है, मोदवत उत्सव का, जो मोदवत नौ उत्सव 9 वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो वो टोडा जनजाति कौन से राज्य के अंदर में रहती है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहां पर में मिलेंगे आपको, तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है वहां पर में मिलेंगी, है ना। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाए, तो अपना अपना योगदान सभी बच्चे दे देंगे, एक एक बार शेयर कर दीजिए जहां भी शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए और ज्यादा जो है सेशन हम लेकर आ पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि केवल आपके एक जो है यहाँ पर में जो है स्थूल रहने की वजह से कि आपने यहाँ पर में योगदान नहीं दिया, इसकी वजह से सेशंस ना हो पाए, तो हर एक बच्चे ने अपना अपना योगदान यहाँ पर में दे देना है, ठीक है। सेशन को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप सभी के सभी, ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है वहां पर में पाई जाती है, और ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी, तमिलनाडु के अंदर में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ओके। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है, तमिलनाडु के अंदर में ये टोडा जनजाति पाई जाती है, भारत की सबसे प्राचीन जो जनजातियां भारत के अंदर में मिलती है उनमें से एक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
तो टोडा ट्राइब जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर में रहती है तमिलनाडु के, उन्होंने जो है फ्रेंड्स मोदवेत फेस्टिवल मनाया, उनका नया साल है ये मोदवेत फेस्टिवल। तो मोदवेत फेस्टिवल ये किसका नया साल है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी जनजाति का नया साल है? तो ये टोडा ट्राइब का नया साल है जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में रहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे। आपको बताना है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निर्मला ताई का ये कौन से नंबर का बजट था, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। लिटरली बता रहा हूँ यार, जितने लोगों की उन्होंने वो लिए ना, अभी इन्होंने जो जिस तरीके के बजट प्रस्तुत किए गए हैं और जिस तरीके के टैक्सेस लगाए गए हैं हमारे भारत के अंदर में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और जो आम जनता है उनको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा। केवल और केवल अभी जो 12 लाख तक की इनकम टैक्स की छूट दी गई है वो भी अगले साल से लागू होने वाली है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से नहीं, वो अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होने वाली है। प्लस जीडीपी की जो दरें है, जो जीएसटी की जो दर है वो इतनी ज्यादा हाई है, हर चीज को जीएसटी के दायरे के अंदर में ला दिया गया। इवन एजुकेशन, आप लोगों को पता है कि आप लोग अगर कोई भी 100 रुपए का कोर्स लेते हो, ठीक है, उसमें से 18 रुपए सरकार को देने होते हैं, चाहे कोर्स में कितना भी खर्चा हो। पहले जैसे आपने 100 रुपए का कोई भी कोर्स लिया तो हमें सरकार को 18 रुपए देने पड़ते हैं सबसे पहले। सबसे जैसे आपने खरीदा वैसे सबसे पहले हमको सरकार को 18 रुपए देने, बाकी का बाद में जो खर्चा आपके ऊपर में करना है हमने वो बाद में करना है। ठीक है, अगर आप अपने लिए गाड़ी लेते हो या अपने परिवार के लिए, कोई अपने बच्ची के लिए जो है स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए आप गाड़ी खरीदते हो, 28% जीएसटी आपको देना पड़ता है उसके ऊपर में। ठीक है, 28% जीएसटी आपको देना पड़ता है। तो इस तरीके से इवन एजुकेशन के ऊपर में 18% की जीएसटी है। तो निर्मला ताई का ये कौन से नंबर का बजट था? ठीक है, तो ये याद रखना है, 8वीं बार लगातार, ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पर में बजट प्रस्तुत किया है 8वीं बार लगातार। ठीक है, ये उनका 8वां बजट था और लगातार 8वां बजट। ठीक है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई के पास में है। ठीक है, 10 बजट प्रस्तुत किए। तो सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया? अभी भी सबसे ज्यादा बजट, ठीक है, बजट जो है वो प्रस्तुत किए हैं अभी भी मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने कितने बजट प्रस्तुत किए उन्होंने? टोटल 10। हाँ, लगातार नहीं किए हैं, ठीक है, लगातार 7 किए थे। तो 8वीं बार प्रस्तुत करके निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने इनका रिकॉर्ड तो तोड़ दिया लगातार वाला, लेकिन ये इनका 8वां बजट था। अभी भी सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास में 10 बार बजट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा बजट, हाँ, सबसे ज्यादा कंसिक्यूटिव टाइम्स लगातार बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो निर्मला सीतारमन जी ने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, थीम क्या थी 2025-26 के बजट की? अचीव द टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया अ विकसित भारत बाय 2047। ठीक है, भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है 2047 तक, ये इसका विषय था। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक जो अपना बजट था, ठीक है, उन्होंने अपनी बजट की शुरुआत ही उस लाइन से की, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। ठीक है, जो कंट्री है वो केवल सॉइल नहीं होती, केवल जमीन नहीं होती, कंट्री जो है वो उसके लोग होते हैं। मैं यही चीज बताना चाहता हूँ, मतलब सब लोगों को भी, उनको भी, मतलब सब लोगों को। ठीक है, कितने लोग सहमत है इस चीज से? अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, केवल उसकी जो है जमीन नहीं है। एक कंट्री का मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं होता, कंट्री का मतलब होता है उसके जो लोग हैं वो, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। ठीक है, ये चीज, और इसी लाइन से जो है इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। एक बहुत ही फेमस पोएट थे, तेलुगु पोएट हुए हैं, प्ले राइटर हुए हैं, जिनका नाम था गुरजाड़ा अप्पा राव। ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन लिखी थी कई साल पहले। ओके, तो उनके लाइन से स्टार्ट हुआ था, लोग होते हैं। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बाकी बजट के क्वेश्चंस के अंदर में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इससे रिलेटेड ये देखिए पूरा का पूरा, और ये पूरी की पूरी जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी आप लोगों को पेड क्लास में पीपीटी मिल जाएंगी। जितने भी बच्चे टीआरई के अंदर में या DSSB के अंदर में, केवीएस के अंदर में, टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं। आपको जितने भी यूट्यूब के सेशंस होते हैं वो सारे सेशंस की पीपीटीज आपको मिल जाती है, ठीक है, कोर्स के अंदर में। ओके, और इसके अलावा इसकी जो टेस्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों को मिल जाएंगी थोड़ी देर के अंदर में, सेशन खत्म होने के बाद में। तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप लोग।
24 से 28 फरवरी को आयोजित आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का विषय क्या था? देखिए, आरबीआई ने साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक मनाया? तो 24 से 28 फरवरी तक मनाया उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे भारत के अंदर में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, लोगों को जो है पता ही नहीं होता फाइनेंशियल के बारे में कि कहाँ निवेश करना है, क्या करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं आप लोगों का कि आपका टीचिंग परीक्षा के अंदर में, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रोथ के प्रति, ठीक है, आपको कितना ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। बट कई सारे लोग होते हैं जो एक मूवी देखने जाते हैं अगर, ठीक है, अपने परिवार के साथ में, तो 2,000 रुपए खर्च करके आ जाते हैं, लेकिन वही अगर उनको खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में खर्च करना हो तो वो कभी भी खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक इलिटरेसी का सबूत है। तो वहीं पे उसी के बारे में प्लस जहां जहां पर में भी आपको फाइनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में भी, ठीक है, जानकारी यहाँ पर में दी गई। इसका विषय था फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रोस्पेरिटी। ठीक है, महिलाओं, वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि इस बार की थीम थी, ये याद रखना आप लोगों ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रोस्पेरिटी। फाइनेंशियल लिटरेसी उससे भी ज्यादा ही हो जाता है सर। देखिए सलमा बेगम जी बोल रही है कि उससे भी ज्यादा ही खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो वही मैं चीज कह रहा हूँ कि आप अपने डेवलपमेंट के ऊपर में कई सारे लोग जो है वो खर्च नहीं करते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रोस्पेरिटी, आरबीआई की वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का जो है ये विषय था, 24 से 28 फरवरी के बीच में मनाया गया। नाउ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025, फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रोस्पेरिटी, ये पूरा का पूरा आपको पीपीटी जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में पेड क्लास के अंदर में मिलती है हर एक इसकी। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के पेड कंटेंट के साथ में वो लोग जुड़ सकते हैं। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाइए और अपने सफलता की तरफ में आगे बढ़िए। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे आपको बता रहे हैं फरवरी 2025 में महिलाओं के लिए भारत की पहली व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, हेरिजोन केयर किसने लॉन्च की है? ठीक है, महिलाओं के लिए भारत की पहली व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना, एवं ये स्पेसिफिकली वुमेन को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित। हैरिजोन, ठीक है, हैरिजोन बेसिकली यहाँ पर मैं उसने हर को ऐसा बड़ा कर दिया है, आईजोन उन्होंने कर दिया, हैरिजोन। ये केवल और केवल महिलाओं के लिए रहेंगी, ये याद रखना आप लोगों ने। जितनी भी महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सारी प्रॉब्लम्स को इसके अंदर में कवर किया जाएगा, मैटरनिटी से लेकर हर चीज तक। ठीक है, हैरिजोन केयर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है इन्होंने किया। मैं आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि यहाँ पर मैं हमारे यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा के अंदर में, ठीक है, हमने जो इंश्योरेंस है टीचिंग परीक्षा का, हर एक एम्प्लॉय, ठीक है, इंश्योर्ड है। यहाँ पर मैं 5 लाख रुपए तक का जितना भी खर्चा होता है हर तरीके से, चाहे उनको कोई पुरानी बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज टीचिंग परीक्षा ने अपने एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर में कवर किया हुआ है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, प्लस उनके मम्मी पापा को हमने कवर किया हुआ है, ताकि अगर उनके मम्मी पापा को कुछ हो, भगवान ना करे कुछ भी हो, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, वो अपने मम्मी पापा को हाई क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि उनका जब बच्चा मेहनत कर रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है उनका बच्चा या उनकी बच्ची, तो वो डिजर्व करते हैं कि सबसे बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर में उनका इलाज हो। हमने जो है एक टाटा एआईजी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके साथ में टाइप किया है टीचिंग परीक्षा ने, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज उनको किया है। इवन आपको मैं बता दूं हमारे यहाँ पर में जो एक आंटी आते जो साफ सफाई का काम करते हैं, हमारे यहाँ पर में जो सफाई कर्मचारी है, उन लोगों तक का हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, टीचिंग परीक्षा ने अपने खर्चे के ऊपर में, जस्ट बिकॉज वी बिलीव इन पीपल। ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, डेडिकेशन के साथ में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहा है उन लोगों को फैसिलिटीज देना उनको। अच्छा, अगर किसी के बच्चे हैं तो उनके बच्चों को भी हमने कवर किया, अगर किसी की शादी हो गई उनके स्पाउस को हमने कवर किया हुआ है। तो टीचिंग परीक्षा जो है जितनी भी सारी चीजें जो फैसिलिटीज है अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनके परिवार को एक एक प्राउड फील हो अपने बच्चों के ऊपर में, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर में करने की कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इसका इंस्पिरेशन ओबामा केयर से लिया था, आयुष्मान कार्ड से नहीं लिया था हमने, क्योंकि हमने इसके अंदर में हर वो डिजीज जो हो सकती है उसको पूरा का पूरा कवर करवाया है एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस जो है ये महिलाओं के ऊपर में है, यहाँ पर मैं फोकस। और मैं बता दूं कि जो हमारी टीचिंग परीक्षा की कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है उसके अंदर में जितनी भी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, कोई भी आपको पता होगा कि बहुत सारी फीमेल को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो सर्वाइकल से लेकर जो है बहुत सारी अलग अलग होती है उनको। तो वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हमने उसमें इंक्लूड करवाया है स्पेसिफिकली कि कोई भी महिला, ठीक है, अगर वो काम कर रही है तो उसको ये प्रिविलेज होना चाहिए कि भाई उसको उसकी केयर भी की जा रही है, ठीक है। तो बजाज आलियांज जो है फ्रेंड्स हैरिजोन केयर नाम से उन्होंने जो है ये इंश्योरेंस लॉन्च किया है, बजाज आलियांज ने, ये याद रखना, केवल महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट वाज अवार्डेड द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर इनोवेशन यूज ऑफ सोलर एनर्जी? ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत जो है उन्होंने सोलर एनर्जी का इनोवेटिव यूज करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत ये दिया गया है आप लोगों का, ठीक है। तो इनोवेशन के स्टेट कैटेगरी के अंदर में ये अवार्ड दिया गया है। और ये 2023 का जो है, ठीक है, अवार्ड है जो अब जाकर दिया गया है किसको? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री का इनोवेटिव यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, सौर ऊर्जा का इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। ये याद रखना है सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कहा गया, ठीक है। तो सोलर एनर्जी उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश को मिला है, ओके। आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि सोलर एनर्जी जो है ये क्या करता है आप लोगों का, जो भी सूरज की जो किरणें होती है, ठीक है, जो सूरज की गर्मी होती है, फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं इसके अंदर में, सेमीकंडक्टर्स, वो क्या करते हैं, ठीक है, जब गति करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सोलर पैनल से काफी फायदा होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा सकती है स्वच्छ तरीके से, ठीक है। चलिए, फरवरी 2025 में भारत ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? थैंक यू शारिक अहमद जी। तो देखिए यहाँ पर मैं फरवरी 2025 में भारत ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ाने के लिए, पारंपरिक तरीके से क्या होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज, ठीक है। आपको पता है फ्रेंड्स कि ट्रेडिशनल तरीके भारत के अंदर में आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, योगा है, बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके भारत के अंदर में, ठीक है। उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कौन से देश के साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स किसके साथ में किया है? इंडोनेशिया के साथ में किया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के साथ में एक एग्रीमेंट किया है जिससे कि हम क्वालिटी को अश्योर कर पाएंगे। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब होता है आपका पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां, ठीक है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है, ग्लोबल प्रमोट किया जा सकता है ट्रेडिशनल मेडिसिन को, हमारे भारत की, इंडोनेशिया की जो ग्लोबल मेडिसिन है उनको बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली होम्योपैथी। आपको पता है फ्रेंड्स की होम्योपैथी में कुछ लोगों का मानना है कि असर होता है, कुछ का मानना नहीं होता है, ठीक है। और सिद्ध है, यूनानी है, ठीक है, आयुर्वेद है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो बन सकता है आप लोगों से कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की गुणवत्ता का आश्वासन बढ़ाने के लिए किस देश के सामने हमने ज्ञापन किया है? तो इंडोनेशिया के साथ में किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस राज्य ने 20,000 से अधिक निवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए 3 प्रस्तावित आरक्षित वनों को अनुसूचित नहीं करने का निर्णय लिया है? अब यहाँ पर में क्या है कि कई सारे लोग हैं, ठीक है, जो उस इलाके में रह रहे हैं, ठीक है, उस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन उस इलाके का मालिकाना हक, ठीक है, उनको मिलना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा था कि अगर किसी भी वन को आरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट अगर आप घोषित कर देते हो तो उसका मालिकाना हक सरकार का हो जाता है। अगर आप उससे उसको डी नोटिफाई कर देते हो रिजर्व फॉरेस्ट से, उसको रिजर्व फॉरेस्ट के जगह पे आप ओपन फॉरेस्ट घोषित कर देते हो, तो वहां के जो वनवासी है, जो वहां के मूल निवासी, उनको वहां का मालिकाना हक मिल जाता है। तो 20,000 से भी ज्यादा अधिक जो निवासी है, जो जंगलों के अंदर में रह रहे थे आसाम के अंदर में, ठीक है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां पर में जो तीन जो है वहां पर में उन्होंने अधिसूचना जारी की है जिसके तहत उन फॉरेस्ट को क्या किया गया है?
डी नोटिफाई कर दिया गया, मतलब कि अब वो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, जिससे कि अब ये रास्ता साफ हो गया कि उन 20,000 लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा वो जहां पर में रहते उस जगह का। ठीक है, तो आसाम सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये याद रखना आप लोगों ने, 20,000 लोगों को उनका घर या उनके मालिकाना हक देने के लिए। तो आसाम गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर डिसाइड किया है कि डी नोटिफाई कर देंगे वो रिजर्व फॉरेस्ट को। डी नोटिफाई करने का मतलब अब वो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं रह जाएंगे, वो केवल फॉरेस्ट रहेंगे। और फॉरेस्ट है तो फिर जो लोग वहां पर 25 साल से ज्यादा से रह रहे हैं उनको अधिकार मिल जाएगा, वहां का मालिकाना हक मिल जाएगा। तो 20,000 लोगों को फायदा होने वाला है इसका। ठीक है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम के अंदर में। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए ग्रैमी अवार्ड बहुत ही फेमस होते हैं। ग्रैमी अवार्ड आप लोगों को बताना है कि ग्रैमी अवार्ड ये किसको मिल रहा है। एक बार जल्दी से सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे। और तैयार हो आप लोग टेस्ट के लिए, कितने बच्चे तैयार है? अभी मेरे पास में पता है आप लोगों को कितना, आपके लिए बहुत सारा डेटा बचा हुआ है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं आप लोगों को। ठीक है, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, ये अपने आप में 5 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ कैसे? क्योंकि इंडिविजुअल बोला जा सकता है। 2025 के ग्रैमी अवार्ड के अनुसार एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? एल्बम ऑफ द ईयर। ठीक है, तो एल्बम ऑफ द अवार्ड का अवार्ड जो है फ्रेंड्स बियॉन्से को दिया गया है, बियॉन्से को। ठीक है, बियॉन्से को। बियॉन्से ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जिनको जो है फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है 26 साल के इतिहास के अंदर में, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, पिछले 26 सालों के अंदर में फर्स्ट टाइम कोई ब्लैक वुमेन जिनको मिला है। ठीक है, तो एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को मिला है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, उसके बाद में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है, नॉट लाइक अस के लिए केंड्रिक लमार को दिया गया। केंड्रिक लमार कहां पर में? नॉट लाइक अस। ठीक है, हमारे जैसा नहीं, तो केंड्रिक लमार। ओके, इनको दिया गया है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। उसके बाद में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, ठीक है, न्यू आर्टिस्ट का खिताब किसको दिया गया? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ठीक है, चैपेल रॉन को दिया गया है, चैपेल रॉन, चैपेल रॉन यहाँ पर में दिए गए। ओके, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, ठीक है, वो सोलो नहीं, अब अकेले गाते रहते हैं बस। ओके, तो एक ही बच गया यहाँ पर में आप लोगों का, सबरीना कारपेंटर। ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कारपेंटर जो क्या कर रहा है, वो अकेले ही बेचारा काम कर रहा है। कारपेंटर बस बैठा हुआ है। ठीक है, कारपेंटर बेचारा गांव के अंदर में बैठ के, ठीक है, मजदूरी कर रहा है और सबर से काम ले रहा है वो, कि भाई आएगा अपना दिन भी आएगा करके। तो बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, ठीक है, कारपेंटर जो है वो सोलो बैठा हुआ है, अकेले बैठा हुआ है, ऐसे याद रख लीजिएगा आप लोग। तो 4 की जोड़ी ए के साथ में लगने वाली है, 4 की जोड़ी ए के साथ में यहाँ नहीं है, 4 की जोड़ी ए के साथ में यहाँ नहीं है। एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से को दिया गया है, फर्स्ट फीमेल ब्लैक वुमेन। ठीक है, तो ये दिया गया बियॉन्से को। एक ही जोड़ी जो है वो लगेंगी डी के साथ में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, डी यहाँ पर में है, 4 यहाँ पर में है। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उपेंद्र बोल रहे हैं कि सर मैं भी अकेला बैठा हुआ हूँ। बेटा तुम मतलब मेहनत करो, ठीक है, तुम अकेले नहीं बैठोगे। वो मैं आपको बता दूं कि आई थिंक एक भोजपुरी सॉन्ग है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि हमका दुल्हन बना लो नहीं तो दूसर लेके जाई। ठीक है, हमरे हमरे पीछे पड़ल बारे हमरे जीजा जी के भाई। तो बस वो मैडम आपकी वाली ये ना बोले आपको, ठीक है, आप अकेले ही रह जाओगे यहाँ पर। मैं नहीं तो अभी सॉन्ग्स की बात चल रही थी ग्रैमी अवार्ड की, तो आप लोगों को वो सॉन्ग भी बता दिया। तो उपेंद्र भाई, ठीक है, अकेले ही बैठना है या फिर वो एक दिन आके बोलेंगी दूसरा लेके जाई नहीं तो। चलिए यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं लोकसभा में अनुवाद सेवाओं के लिए कितनी अतिरिक्त भाषाएं जोड़ी गई है लोकसभा के अंदर में? देखिए लोकसभा के अंदर में आप कोई भी भाषा में बोलो, ये मान लो हमारा राजू है, ठीक है, ये राजू जो है ये लोकसभा का सदस्य बन गया। अब ये खड़ा होके जो है वो मान लेते हैं कि हिंदी भाषा में बोलने लगा। अब कोई साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपने कान में ना हेडफोन्स लगा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है वो हेडफोन क्यों लगा लेते हैं? क्या उनको सुनाई कम दे रहा है इस वजह से? नहीं, वो जो लगाते हैं ना, वो लोकसभा के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा, वो हेडफोन लगा लेते हैं कभी कई बार सुनने के लिए। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको उसका अनुवाद सुनाई आता है उसमें से, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन सुनाई आता है। वो वहां पर में उनके पास में ऑप्शन होते हैं कि कौन सी भाषा में सुनना है।
तो अभी तक 10 भाषाओं के अंदर में अनुवाद होता था। आप कोई भी भाषा में बोलो, ठीक है, जो भी व्यक्ति दूसरा सुन रहा है उसके पास में हेडफोन लगा होता था, उसमें ऑप्शन होते थे कि कौन सी भाषा में आपने सुनना है, ठीक है। वहां पर में अनुवादक बैठे हुए होते थे, वो जो है करंट टाइम के अंदर में, मतलब कि लाइव उसका जो है अनुवाद करते थे। अब तक 10 भाषाओं के अंदर में ये अवेलेबल था। 8 और जो है फ्रेंड्स यहाँ पर अभी अभी फिलहाल के अंदर में जो है 6 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो टोटल अभी क्या हो गई है, 16 भाषाएं हो गई है, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू जो है इनको जोड़ दिया गया है, उसमें भी सुन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये याद रखिएगा आप लोग। हो सकता है आप लोगों से मान लीजिए कि यहाँ पर में कोई जो है ओम बिरला साहब यहाँ पर में बैठे हुए हो और वो बोल रहे हो कि अरे भाई क्या कर रहे हो यार, बैठ जाओ तुम लोग, ठीक है। उर्दू में कोई सुन रहा है, वहां पर मैं बोल सकते अम्मा मियाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, बैठ जाओ तुम। हो सकता है इस तरीके से यहाँ पर में वो जो है वो बोलने के मतलब वहां से सुनाई आए, वो जो लाइव ट्रांसलेटर है वो करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि बोडो भाषा, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को जो है वहां पर में जोड़ दिया गया है, ठीक है। पहले जो है आप लोगों की 10 भाषा थी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये भाषाएं थी। अब 6 और भाषाओं को जोड़ दिया गया, तो टोटल 16 भाषाएं हो चुकी है। तो 6 भाषाओं को, वैसे हमारे भारत के अंदर में 8th शेड्यूल के अंदर में, 8वीं अनुसूची के अंदर में, ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंदर में 22 भाषाएं हैं। पूरी 22 भाषाओं का ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। अभी तक 10 का होता था, अब 6 और जोड़ दी गई है, तो 16 हो गई है, ठीक है। जोड़ दी गई है मतलब कि आप 16 भाषाओं के अंदर में आप सुन सकते हो। 16 मतलब कोई हिंदी में बोल रहा है तो 15 भाषाओं का आपके पास में ऑप्शन है कि भाई 15 में से कोई और भाषा में सुन लो आप, ठीक है। कोई हिंदी में बोल रहा है, मान लीजिए कि कोई कल जाके कोई तमिल भाषा में बोलने लगे, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको मान लो इंग्लिश में सुनना है, तो आप इंग्लिश वाला बटन दबा दो, इंग्लिश में सुनाई आने लगेगा। आपको मराठी में सुनना है, आपको असमीज में सुनना है, अब आप जो है वो मैथिली में भी सुन सकते हो, उर्दू में सुन सकते हो, डोगरी में, मणिपुरी में सुन सकते हो आप। तो 6 भाषाओं को जो है ट्रांसलेशन सर्विस को जोड़ दिया गया पार्लियामेंट के अंदर में। भारत ने किस देश से बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन, ठीक है, BOBPIGO की अध्यक्षता ग्रहण की है। मतलब बेसिकली BOBPIGO की जो अध्यक्षता है अभी पहले किसी और देश के पास में थी, अब भारत उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो पहले ये मतलब रोटेशन में चलता रहता है ये BOBPIGO का प्रोग्राम जो है, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बांग्लादेश के पास में थी। ओके, अब भारत के पास में उसकी चेयरमैनशिप आ गई है, ठीक है। तो भारत ने चेयरमैनशिप ली, किससे ली है, बांग्लादेश से ली है। मालदीव के अंदर में हुई थी अभी फिलहाल के, बांग्लादेश उसका अध्यक्ष था, मालदीव के अंदर में उसकी बैठक हुई थी। तो भारत जो है उसका अभी ये याद रखना है आप लोगों ने, उसकी अध्यक्षता करेगा अभी 2025 के अंदर में बांग्लादेश। तो BOBPIGO की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, तो भारत ने ग्रहण की है। किससे ग्रहण की है, बांग्लादेश से ग्रहण की है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और मीठा मीठा सा क्वेश्चन है। मिष्ठी योजना के तहत मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए किस राज्य सरकार ने निजी उद्योग के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मिष्ठी, मिष्ठी का मतलब ही होता है मीठा, है ना, बंगाली भाषा के अंदर में। ओके, बताइए। तो मिष्ठी योजना जो है किसने किसने मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो खारे पानी में, दलदली भूमि में भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, एक बार जल्दी से शेयर मार दो यार, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं। क्या हम लोग यहाँ पर में अगले 2 मिनट के अंदर में हर एक बच्चा जो है एक बार दबा के शेयर मार दे, 3000 पार कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। 2846 बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से एक बार दबा के शेयर मार देंगे और हर बच्चा सेशन को लाइक जरूर कर देगा। कोई यहाँ पर में ऐसा तो नहीं है जो छूट गया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे आप लोग, ठीक है, ताकि पूरी की पूरी टीम मोटिवेट हो। इसी तरीके से आप लोगों के लिए और ज्यादा एफर्ट करने के लिए पूरी टीम मोटिवेट होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 8,24,946 सब्सक्राइब भी हो चुके हैं। केवल हम लोग 54 सब्सक्राइबर्स दूर हैं हम लोग हमारे 8.25 लाख सब्सक्राइबर से, मतलब 8,25,000 सब्सक्राइबर से, ठीक है। नाउ तो देखो, मैं मिष्टी योजना जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कोई बंगाली वगैरह होगा, लेकिन ये गुजरात ने लॉन्च किया, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो गुजरात ने जो है यहाँ पर में गुजरात के अंदर में जो है आप लोगों को बता दूं कि 19,020 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव प्लांटेशन है, ठीक है। मतलब उन्होंने लक्ष्य रखा है यहाँ पर में 2 साल के अंदर में बनाने का, मिष्टी स्कीम के अंदर में, ठीक है। ये जो मिष्टी स्कीम है इसका मतलब ही है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। क्यों टेंजिबल इनकम का मतलब क्या होता है, टेंजिबल टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, समझो पहली बात को, ठीक है। तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। मूर्त आय या टेंजिबल का होता है, देखो, टेंजिबल का मतलब जिसको आप छू सकते हो, और इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको तुम छू नहीं सकते,
ठीक है, जैसे आपने मुझे छुआ तो मैं टेंजिबल हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने मेरी आत्मा छू ली, आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हो कि आपने मेरी आत्मा को स्पर्श कर लिया, आप मेरी आत्मा भाई इनटेंजिबल है, आप नहीं छू सकते उसको। ठीक है, तो इन मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स, शोरलाइन का मतलब होता है तटीय, टेंजिबल इनकम की अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा सके वहां पर में आसपास में रहने वाले लोगों के लिए। तो मिष्टी स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? गुजरात के अंदर में लॉन्च की गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, मिष्टी स्कीम गुजरात, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। चौथे मंत्री स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन का विषय क्या था? पहली बात तो ये चौथा मंत्री स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन कहां पर में हुआ? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और रोड सेफ्टी, कहाँ आयोजित हुआ था ये? ठीक है, मराकेश नाम की जगह है मोरक्को के अंदर में। तो चौथे नंबर का ग्लोबल मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था रोड सेफ्टी के अंदर में। लाखों लोगों की जान चली जाती है हर साल जो है फ्रेंड्स, सड़क दुर्घटना के अंदर में। ठीक है, और बाय गॉड ग्रेस कौन समझ सकता है कि अभी थोड़े दिन पहले मैं खुद बचा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट से इसके अंदर में। अगर सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो शायद आज मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जिस साइड ये इम्पैक्ट हुआ था मैं उसी साइड बैठा हुआ था। और बहुत जोर का इम्पैक्ट था वो, बहुत ज्यादा जोर का इम्पैक्ट। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं ताकि आप लोग थोड़ा सा अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी रखें। ठीक है, ठीक है, तो कमिट टू लाइफ, जीवन के प्रति प्रतिबद्धता, ये इस बार की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और ये कहां पर में हुआ था? माराकेश मोरक्को के अंदर में हुआ था, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को से कौन आया था? ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से ही आया था, उत्तरी अफ्रीका के अंदर में एक देश है मोरक्को। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, उत्तरी अफ्रीका के अंदर में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर में ये एक बार, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलना चाहूंगा कि चौथे मंत्री स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन जो है, ये कहाँ पर, इसका थीम क्या थी? तो कमिट टू लाइफ, जीवन के प्रति प्रतिबद्धता इसकी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये था वो इम्पैक्ट। और मैं यहाँ पर मैं बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैं, और ये इस तरीके का बड़ा सा जो है बड़ा सा ट्रक आप देख सकते हो, बहुत हैवी, और ये डायरेक्टली जाके टकराया। और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ये जो टायर है ये ब्लास्ट हो गया। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी थोड़ी सी हैवी ड्यूटी थी जिस वजह से ये बच गया, अंदर का एक्सेल अंदर घुस चुका था पूरा। और मुझे ये सीट बेल्ट की वजह से इतना जोर से धक्का लगा कि यहाँ पर मैं, मुझे जो है पेट के पास में जहां पर मैं सीट बेल्ट था वहां बहुत जोर से दर्द हुआ, पूरी मांसपेशियां खिंच गई थी। अगर वो सीट बेल्ट नहीं होता तो शायद मैं कांच तोड़ के बाहर चला जाता, इतना इतना वो इम्पैक्ट खतरनाक था। तो मैं आप लोगों से सभी से कहूंगा कि प्लीज जब भी गाड़ी चलाए, ठीक है, सीट बेल्ट बांध कर रखे। ठीक है, सीट बेल्ट बांधे, आपके बाजू में कोई भी बैठा हुआ हो, ठीक है, उसको बोले कि सीट बेल्ट जरूर पहने। बिना सीट, अगर कोई सीट बेल्ट नहीं पहन रहा है गाड़ी वही रोक दो या रुकवा दो कि पहले सीट बेल्ट पहनो उसके बाद में ही चलने देंगे। सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, क्योंकि मुझे आज पता है कि अगर मैं आज के आपके सामने बैठा हूँ जस्ट बिकॉज सीट बेल्ट, क्योंकि इतना हैवी इंपैक्ट कि अगर सीट बेल्ट नहीं होता तो इतना जोर से आता कि शायद कांच तोड़ के मैं बाहर चला जाता। ठीक है, इंपैक्ट इतना खाली, इतना खतरनाक था वो। तो चौथे नंबर का ग्लोबल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी, ठीक है, ये आपका मराकेश मोरक्को के अंदर में हुआ है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, इस पर क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ठीक है, किंगडम ऑफ मोरक्को के अंदर में ये हुआ था। कमिट टू लाइफ, लाइफ के प्रति जो है आपकी प्रतिबद्धता, जीवन के प्रति प्रतिबद्धता जो है, ये इस बार की इसकी थीम थी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट के अंदर में करेंगे जल्दी जल्दी से। जी बिल्कुल, आप सब लोगों की दुआएं हैं। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का कि चौथी सड़क स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, मराकेश मोरक्को, दुबई यूएई। ठीक है, कहाँ पर में? तो अभी हम लोगों ने देखा कि मराकेश के अंदर में हुआ था, ये मोरक्को के अंदर में। ठीक है, मोरक्को, मोरक्को कहाँ पर में आप लोगों का फ्रेंड्स? अफ्रीका के अंदर में है।
अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी कहां पर में, अफ्रीका में भी उत्तरी अफ्रीका वाला जो इलाका है ना वहां पर में, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस चौथे नंबर की थी, ठीक है, मराकेश मोरक्को के अंदर में। ये आप देख सकते हो, ये अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट है, अफ्रीका के ऊपर में ये मराकेश शहर है, मोरक्को नाम का ये पूरा का पूरा देश, और रबत इसकी जो है राजधानी है, मोरक्को की राजधानी है रबत, ठीक है, और मराकेश उसके अंदर में एक शहर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। 4 फरवरी 2025 को भारत में बाल एवं किशोर सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रोड मैप किसने जारी किया? 4 फरवरी 2025 को, ठीक है, भारत में बाल एवं किशोर सड़क सुरक्षा, नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट रोड सेफ्टी इन इंडिया ऑन February 4, 2025। क्योंकि फ्रेंड बहुत सारी जो है जाने इस वजह से जा रही है, ठीक है, रोड सेफ्टी को फॉलो नहीं करने की वजह से, ठीक है। तो नेशनल रोड मैप फॉर रोड सेफ्टी नाम से जो प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के अंदर में जो बच्चे हैं और किशोर अवस्था के जो लोग हैं, किशोरावस्था के जो लोग, एडोलसेंस लोग जो है, सड़क सुरक्षा के उनके लिए कुछ मापदंड तैयार किए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने इसको, यूनिसेफ ने जो इसको भारत के अंदर में लॉन्च किया है, यूनिसेफ ने, ठीक है, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, यूनिसेफ ने। जितने भी लोगों ने ए आंसर लगाया उन लोगों का, सभी लोगों का गलत है, भारत के अंदर में यूनिसेफ ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में अगर आप लोग जानकारी चाहते हो तो वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो है अपना अपना यहाँ पर में योगदान जरूर देता रहे। तो यूनिसेफ ने इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया, यूनिसेफ ने लॉन्च किया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है उसने भारत के अंदर में इसको लॉन्च किया है, ठीक है, यूनिसेफ ने। ओके, इसको बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में निमहांस नाम की जो जगह है वहां पर में इसको लॉन्च किया गया, और मेन इसका जो मकसद था, ठीक है, अच्छा, यूनिसेफ ने और डब्ल्यू इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। डब्ल्यू का भी इसके अंदर में ये था, कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो डब्ल्यू ने भी जब इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यूनिसेफ और डब्ल्यू ने कोलेबोरेशन करके जो है यहाँ पर में किया है, ठीक है, कोलेबोरेशन के साथ में जारी किया है इन्होंने, कोलेबोरेशन में डब्ल्यू एंड यूनिसेफ ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 2 और 3 होगा फिर यहाँ पर में, 2 और 3, डब्ल्यू दिया हुआ है वहां पर में ऑप्शन के अंदर में, यूनिसेफ एंड डब्ल्यू, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको 4 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, वो क्योंकि मेरे हिसाब से डब्ल्यू भी उसका पार्टनर था, क्योंकि यूनिसेफ और डब्ल्यू दोनों ने किया है ना, डब्ल्यू भी दिया है ऑप्शन में, तो हमको लेना पड़ेगा उसको भी कंसिडरेशन में। तो इनका ज्वाइंट यहाँ पर में वेंचर है यूनिसेफ और डब्ल्यू का, ठीक है, कि भाई भारत के अंदर में इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, ठीक है, और भारत में जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, स्पेशली बालक लोग और किशोरावस्था के एडोलसेंस जो बच्चे, उन लोगों के लिए। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं यूनिसेफ की बात करूं तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 के अंदर में हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, यूएसए के अंदर में, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया? अमेरिका की खाड़ी, पहले गल्फ ऑफ, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका की खाड़ी दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? एक्चुअली गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, मैक्सिको की खाड़ी, उसका नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। यहाँ पर में जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर में भी कुछ जगहों के नाम बदले गए थे, जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे इन्होंने भी नाम बदल दिया, अमेरिका की खाड़ी दिवस उसका नाम कर दिया है। मतलब उस दिन को घोषित कर दिया जिस दिन उन्होंने इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। उन्होंने बोला भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों बोले, जब हमारे देश के नीचे तो हम उसको गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेंगे। कुछ भी बोलो यार, गल्फ ऑफ अमेरिका बोलो, गल्फ ऑफ अफ्रीका बोलो, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका इसको बोला जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको को। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, ठीक है, कि गल्फ ऑफ अमेरिका का पहले नाम क्या था? तो आप लोग जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है फ्रेंड्स गल्फ ऑफ क्या कहा जाता था पहले, गल्फ ऑफ अमेरिका को आप बताएंगे। और
ये घोषणा की थी फरवरी 9 को उन्होंने। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे मनाया जाएगा, ताकि और ज्यादा जो है लोगों में अभी भी, क्योंकि अभी अगर मुझे कहना है, मान लो एग्जाम के अंदर में मैं आपको जब अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ पर मैं आप बताइए कि ये जो फ्लोरिडा स्ट्रीम जो है, ओके, फ्लोरिडा धारा कहाँ बहती है, तो मैं बोलूंगा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलकर जो है ये आपकी अटलांटिक ओशन में जाती है, क्योंकि एग्जाम में वो बोला जाता है ना। अभी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब दानिश सर जब जब पढ़ाए, ठीक है, तो तब तक वो बताए कि भाई हमने नाम चेंज कर दिया, 9 फरवरी को मनाते भी, तुम्हारे एग्जामिनर पूछेंगे तो बार बार इसके ऊपर में एम्फेसाइज हो कि गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका हो चुका है। मतलब इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब बार बार हर साल लोग जो है वो उसको याद रखे, और हर साल जब हम पढ़ेंगे तब हम बार बार देखेंगे 9 फरवरी को कि भाई इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका हो चुका है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अमेरिका उन्होंने नाम कर दिया है। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के। ठीक है, कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर में है मैक्सिको। ये भाई साहब का तो मेरे को एक तो समझ में नहीं आता कि ये इस तरीके से क्यों हंसते हैं। ठीक है, ओके, गल्फ ऑफ अमेरिका, ये यहाँ पर में इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको बोला जाता था। यहाँ पर में ना फ्लोरिडा नाम की जगह है। ठीक है, यहाँ से फ्लोरिडा करंट निकलती थी। फ्लोरिडा करंट, करंट मतलब धारा, पानी का प्रवाह है, ये इस तरीके से जाता था, पानी का प्रवाह। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकल के प्रशांत महासागर की तरफ में जाता था, गल्फ जो है आपका उधर साइड के अंदर में। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की तरफ में, ये है फ्लोरिडा करंट। तो अब हम बोलेंगे कि गल्फ ऑफ अमेरिका से निकलता है ये करके। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, मतलब उनकी सत्ता है, जो सत्ता में वो अपना फैसला ले सकता है। नौ, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में नदी कटाव पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, नदी कटाव, नदी कटाव का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये पानी है, नदी बह रही थी, ठीक है, और क्या होता है कि कई बार एक्स्ट्रा पानी आने की वजह से ना ये नदी का कटाव हो जाता है, और ये इतना हिस्सा बह जाता है, इतना हिस्सा जो है वो बह जाता है, इसको कटाव बोलते हैं, नदी का कटाव। उस पर अंकुश लगाने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं अपने पत्थर उत्थर लगा दिए, तो नदी कैसे अपना अपने फ्लो में बहती रहेंगी, काटेंगी नहीं, वो लेकर नहीं चली जाएंगी, या अपना फ्लो चेंज नहीं कर लेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, एक और चीज है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहोगे, ठीक है, कि सर आप बता दीजिए, तो मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में नोदी बंधन, नोदी बंधन मतलब नदी बंधन बेसिकली उससे है, तो नोदी बंधन या नदी बंधन जो है आप लोगों को याद रखना है, उन्होंने इसके लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, तो वो नोदी बंधन है, वो बंगालाइज्ड वर्जन उसका, नदी बंधन हम उसको बोल देते हैं हिंदी भाषा के अंदर में। ठीक है, तो बंगाल बजट 2025 के अंदर में नोदी बंधन स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, और इसका मेन मकसद है कि जो इरोजन होता है, जो नदी बहती है तो नदी का जो कटाव होता है, उसके किनारों का जो कटाव होता है उसको रोकना, नदी बंधन। इससे क्या किया जाएगा कि अभी जो आपको बताया ना मैंने, यहाँ पर में ये इलाकों में, यहाँ पर में पत्थर, और या फिर जो मुंबई के इलाकों में आपको पता है कि वो ऐसे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, या कई सारी मूवीज में देखा होगा, समुद्र के किनारे पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस शॉक को, नदी वो जो पानी का जो तेज धारा होती है उसको। तो इस तरीके से वो लगाए जाएंगे ताकि कटाव ना हो। ओके, तो नोदी बंधन या नदी बंधन, हिंदी में आप लोग बोल दीजिए, एक ही बात है, नोदी बंधन, नदी बंधन, वो बंगाली भाषा में उन्होंने नोदी बंधन लिखा है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गल्फ ऑफ अमेरिका दिवस कब मनाया जाने वाला है, 9 फरवरी को। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को सारे के सारे डेज जो है और उनके डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को करवा दूं, तो आप सभी बच्चे, एक एक बच्चा जो है यहाँ पर मैं अपना अपना यहाँ पर मैं मुझे बताता रहेगा, योगदान देता रहेगा यहाँ पर मैं आप लोग सभी के सभी, तो एकदम स्पीड में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों के लिए सारी की सारी चीजें अरेंज कर पाएंगे हम लोग। ओके, तो हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को शेयर कर देगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है, हम ये सारी चीजें, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, हर एक इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मेरे पास में कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, कंटेंट ही कंटेंट है। और आप लोगों के लिए बता दूं, हर एक बच्चा टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप लोगों को टेस्ट भी मिलने वाली है उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई दुर्घटना बीमा योजना का नाम क्या है? मान लो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है स्कूली बच्चों का, पता नहीं यार, फरवरी के अंदर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दुर्घटना स्कीम लॉन्च की है,
मतलब शायद वो लोग डर गए होंगे यार, दानिश सर का एक्सीडेंट हुआ था तो कहीं बाकी लोगों का भी हो तो कुछ वो ना हो। ठीक है, तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन राजस्थान ने लॉन्च किया है। कौन से राज्य ने लॉन्च किया? तो ये याद रखना है आप लोगों ने, राजस्थान ने लॉन्च किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। ठीक है, तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ठीक है, इसका नाम है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। जो स्कूली बच्चे उन लोगों की सड़क दुर्घटना के अंदर में अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम होती है तो वो इंश्योरेंस उन लोगों को मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। ठीक है, और इनिशियली अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। पहली से पांचवी तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को, ठीक है, उदयपुर का, अभी फिलहाल में उदयपुर के अंदर में, उदयपुर डिवीजन में इसको लॉन्च किया गया। पहली से पांचवी तक के जितने भी बच्चे हैं अगर उनका एक्सीडेंट कुछ भी होता है तो जो है 1 लाख रुपए, अगर उनके पेरेंट्स को कुछ होता है तो 1.35 लाख रुपए, मतलब कि 1,35,000 रुपए का कवर उनको मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस, ठीक है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान ने लॉन्च किया है। शिक्षा राजस्थान ने, उसका नाम है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना कितना, पहली से पांचवी तक के लिए उदयपुर डिवीजन के लिए अभी फिलहाल के अंदर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अगर स्टूडेंट को कुछ होता है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए, और अगर उनके पेरेंट्स को कुछ होता है तो 1.35 लाख रुपीज। ठीक है, तो अभी फिलहाल के अंदर में उदयपुर डिवीजन के लिए इसको लॉन्च किया गया हाल ही में। ठीक है, आपको बताना है IRCTC एंड IRFC हैव रिसेंटली बीन अपग्रेडेड टू नवरत्न स्टेटस। वो नवरत्न स्टेटस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपका अगर नवरत्न कंपनी है भारत की, नवरत्न कंपनी के अंदर में अगर आपको शामिल किया गया तो एक अलग पर्क्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलती है। ठीक है, भारत के अंदर में अभी इसको CPSE को मिलाकर जो है कितने हो गए टोटल, इन दोनों को मिलाकर 26 नवरत्न कंपनीज हो गई है, नवरत्न कंपनीज। ठीक है, तो स्पेशल स्टेटस मिलता है सरकार की तरफ से। IRCTC, ठीक है, ये 25वें नंबर की नवरत्न कंपनी बनी, 25th नंबर की, और CPSE को 26वें नंबर का स्टेटस दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में CPSE नवरत्नों में से कौन सी, CPSE की रैंक क्या है बोला है यहाँ पर में? आई थिंक क्वेश्चन के व्हाट आर द न्यू रैंक्स अमंग CPSE नवरत्न। ठीक है, आपका IFRC जो है आपका, इसको IFRC को 26वें नंबर की रैंक दी गई है। तो अभी जो है इन लोगों की रैंकिंग कितनी हो गई है? IRCTC की रैंक हो गई है 25वें नंबर की, और IRCTC की और IFRC की रैंक हो गई है आप लोगों की 26वें नंबर की, तो 25-26 से। ठीक है, 25-26 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये याद रख लेना आप लोगों ने कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसको, और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको नवरत्न स्टेटस के अंदर में दे दिया गया यहाँ पर में, इसका स्टेटस ये याद रखेंगे आप लोग। अगर मैं IRCTC के चेयरमैन की बात करूं तो संजय कुमार जैन जो है ये अभी इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है IRCTC के, और CMD है एंड CEO है IRFC के मनोज कुमार दुबे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कितने लोग चाहते हैं कि अगले हफ्ते भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से पूरा धमाकेदार, अच्छा अब तक जितने भी चीजें पढ़ाई है, कितने लोग चाहेंगे कि मैं कल, अगर आप मुझे, ठीक है, हर एक बच्चा, जितने लोग देख रहे हैं अभी, जैसे ये सेशन खत्म होगा उसके नीचे में अगर मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, 2000+ कमेंट्स अगर मेरे को मिलते हैं कि सर कल जितना भी अभी तक आपने सेशंस लिए हैं, ठीक है, ये आई थिंक मेरा 14वां सेशन है, उन सभी की पूरी रिवीजन करा दो एक साथ और उन सबकी टेस्ट ले लो, फ्री टेस्ट। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कल लाइव टेस्ट आप लोगों के ले लूंगा मैं, अगर आप लोग बोलोगे तो। लेकिन मुझे कल अभी 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, जैसे ये सेशन खत्म करूंगा उसके नीचे में, ठीक है, आप लोगों का एक तो सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और दूसरी चीज कि कल सेशन लेना है उसके बारे में आप लोग उसमें लिख देंगे आप लोग मुझे। अगर 2000 से ज्यादा मेरे को मिलते हैं यहाँ पर में तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स ये लगा दूंगा कल सेशन। ठीक है, कल लाइव टेस्ट, लाइव सेशन और लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए। नाउ तो भारतीय विज्ञान दिवस जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, पहली बात तो कब मनाया जाता है ये याद रखना है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी आप लोगों की? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, कोई ना कोई नई चीज करते रहना।
वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। आप युवा हो, ठीक है, युवाओं को जो है वो आगे बढ़ाना है, ठीक है, युवा लोगों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। मोदी जी का भी सपना युवाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन युवाओं का ध्यान ही नहीं है, युवाओं का ध्यान युवतियों की तरफ में है, ठीक है। तो क्या आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को पता नहीं। तो विकसित भारत, इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ठीक है। आपको क्या करना है, इंडियन यूथ को ग्लोबल लीडरशिप के अंदर में, साइंस के अंदर में आगे बढ़ाना है, इनोवेशन में आगे बढ़ाना है, ताकि विकसित भारत का जो हमारा सपना है 2047 तक भारत को डेवलप नेशन बनाना है, उसके प्रति हम लोग आगे बढ़ सके, ठीक है। तो एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ये याद रखेंगे, इसकी थीम थी। थोड़ा बहुत जितने बार रिवीजन करोगे उतना याद होता जाएगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मेरे पास में अभी भी बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन क्या आप लोग जो है, ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहते हो, क्या आप लोग जो है और चीजें करना चाहते हो, ठीक है, वो मैटर करता है। अगर आप चाहोगे कि कल जो है मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक बड़ा सेशन आयोजित करूं, मुझे इसके बाद में, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए, रमन इफेक्ट की घोषणा की थी 28 फरवरी 1928 को, ठीक है, सर वेंकट चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, इसी उन्हीं के दिन के ऊपर में इसको मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। नोबेल प्राइज भी मिला था उनको फिजिक्स में 1930 के अंदर में, और ये पहले इंडियन थे जिनको साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले इंडियन जो थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको मिला था आपके लिटरेचर के अंदर में, गीतांजलि उनकी पुस्तक के लिए, ठीक है, लिटरेचर में। बाकी रमन इफेक्ट की खोज के लिए सीवी रमन को मिला था साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को इसकी घोषणा की थी। इसी वजह से 28 तारीख को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या कल हम लोग, ठीक है, एक बड़ा सेशन आयोजित करें जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी रिवीजन करा दूं? अगर हाँ, ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल वाले सेशन के ऊपर में इनको कर दीजिएगा। हम थंबनेल जो है उसके अंदर में हम लोग लगा देंगे कल के लिए, ठीक है। और अगर 2000 से ज्यादा कमेंट आते हैं इसके अंदर में तो ही मैं सेशन लूंगा। 1999 1999 कमेंट्स भी रहे तो भी मैं जो है फिर नहीं लूंगा, ठीक है। कल नॉर्मल सेशन लेंगे हम लोग। तो अगर आप चाहते हो कि कल सेशन हो तो हर एक बच्चा जो है कमेंट होना चाहिए, 2000 प्लस कमेंट्स होने चाहिए अभी इस सेशन के जस्ट 10 मिनट के अंदर अंदर में। तो जल्दी जल्दी से अभी आप लोग जैसे ही सेशन खत्म होगा वापस से इस सेशन में आना है और नीचे में कमेंट करना है, वापस से आना है इस सेशन में खत्म होने के बाद में। ओके, सेशन कैसा लगा ये मुझे बताइए, और नीचे में आप लोगों को एक लिंक दी गई है, उस लिंक, उस फॉर्म को भी भर देना आने के बाद में, ठीक है। वापस से आना, कमेंट करना, फिर उस डिस्क्रिप्शन में एक पिन कमेंट में लिंक दी गई होंगी, उस लिंक से फॉर्म को भर देना, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन और सारी चीजें जो है आपको मिल सके, और साथ ही साथ आपको उस कोर्स में भी ऐड कर दिया जाए जिससे कि आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगी। तो आप क्या करोगे, वो फॉर्म भर दोगे जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिल जाएंगी। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन बस आपने डाउनलोड कर लेना है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। फॉर्म भर दीजिएगा, नीचे में दिया गया है, ताकि हम लोग इसमें कर सके। और कल अगर आप चाहोगे तो मुझे पता है बहुत मेहनत लगेगी, मुझे रात भर जागना पड़ेगा उसकी टेस्ट बनाने के लिए, आप लोगों की सारी चीजें करने के लिए, क्वेश्चंस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि आपको मैं एक ट्रिकी तरीके से वो सारी चीजें याद करवा सकूं। अगर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो क्या आप लोग जो है अपना रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो, ये मुझे बताइए आप लोग। मैं पूरी जान लगा दूंगा अपने तरफ से, ठीक है। रात भर जागना पड़े, रात भर जाग जाऊंगा, ठीक है। बट आपके तरफ से मेरे को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए अभी इस सेशन के बाद में, अभी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 1999 भी नहीं, पूरे 2000 प्लस चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। और लाइव टेस्ट रहेंगी आपकी, लाइव ओनली टेस्ट, ठीक है। और उसके तुरंत बाद टेस्ट होंगी, फिर पहले वीडियो में और उसके बाद में तुरंत टेस्ट, ताकि जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा, और टेस्ट हमारी इस तरीके से रहेंगी कि जो मैं पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिलेंगे वो थोड़े से ऑप्शन इधर उधर रहेंगे। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा पूरा लाइव, वही उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप सभी लोगों ने। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।